वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे थे एवोल्यूशनरी इम्यूनोबायोलॉजी ऑफ एनिमल। इसमें हम यूनिट 2 शुरू कर दिया था, जो कि है एवोल्यूशन ऑफ एडेप्टिव इम्यूनिटी। आज हम इसका पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे ह्यूमरल एंड सेल इम्यूनिटी इन वर्टिब्रेट्स। और दूसरा टॉपिक जो हम इसमें कवर करने वाले हैं वो है डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। सबसे पहले हम जानते हैं इम्यूनिटी होती क्या है। इम्यूनिटी वो एबिलिटी एक ऑर्गेनिज्म की है जो रेजिस्ट करती है या एलिमिनेट करती है कोई भी इन्फेक्शन को या इन्फेक्टियस एजेंट को, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस को। इन वर्टिब्रेट्स इम्यूनिटी इज ब्रॉडली क्लासिफाइड, मतलब जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, जो इम्यूनिटी है ब्रॉडली क्लासिफाई होती है इन्नेट में, जो कि नॉन स्पेसिफिक होती है, और एक्वायर्ड में, स्पेसिफिक और एडेप्टिव इम्यूनिटी में। इतना तो अभी तक हमने पढ़ लिया था कि इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो इनवर्टिब्रेट्स में भी प्रेजेंट होती है, और उनसे ही आई है, उनसे ही डेवलप होके जो है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी आई है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी वर्टिब्रेट्स में ही पाई जाती है। और इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी को भी हम 2 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जो कि है ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये दोनों जो इम्यूनिटी है, ये बोथ सिस्टम वर्क इन क्लोज कोऑर्डिनेशन, मतलब ये जो दोनों इम्यूनिटी ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड, ये दोनों कोऑर्डिनेशन में काम करती है। और ये इफेक्टिव और लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन प्रोवाइड करती है इनवर्टिब्रेट्स को। हर्ड इम्यूनिटी की क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक है? क्यों वजह पड़ी कि ये इवॉल्व हुए? सबसे पहले हम जानेंगे कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, इन ये हाइली स्पेसिफिक होती है। पर्टिकुलर इनके पास एंटीजन एंटीबॉडी जो है, आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। ये पर्टिकुलर होती है कि इस एंटीजन पे ही हम लोग अटैक करेंगे। दूसरा हम लोग बात करते हैं मेमोरी। इतना तो हमने पढ़ा ही कि इन्नेट इम्यूनिटी जो कि इनवर्टिब्रेट्स में होती है, उनमें मेमोरी सेल नहीं प्रेज़ेंट होते। बट जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, उनके पास मेमोरी सेल प्रेजेंट होती है, जो कि फास्टर और स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स करते हैं दोबारा जब फॉरेन पार्टिकल आते हैं उसके आने पर। थर्ड हम लोग बात करते हैं डाइवर्सिटी की, कि इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब अटैक करते हैं तो उसके लिए एक डाइवर्स सिस्टम होना चाहिए इनवर्टिब्रेट्स में। इसलिए बहुत डाइवर्सिटी होती है, कैन रिकॉग्नाइज मिलियंस ऑफ एंटीजन, मतलब बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनके पास एक एंटीजन होता है, जो कि हम थोड़ी बहुत इसके बारे में बात की हुई है पहले भी। तो बहुत सारे उनको रिकॉग्नाइज़ करने की इनके पास कैपेबिलिटी होती है। फोर्थ हम लोग बात करते हैं सेल्फ और नॉन सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन। इनवर्टिब्रेट्स में ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है इम्यूनिटी का, कि वो खुद की सेल और जो फॉरेन पार्टिकल की सेल है उसमें इजीली डिफरेंशिएट कर लेती है। और इस एडेप्टिव इम्यूनिटी में सबसे मेन 2 सेल रोल करती है, जो कि है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। टॉपिक में आगे हम लोग बात करते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी की। ह्यूमरल इम्यूनिटी होती क्या है? ह्यूमरल इम्यूनिटी एंटीबॉडी इमीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स देती है, जो कि ऑपरेट होती है बॉडी फ्लूइड्स में, जैसे कि ब्लड, लिम्फ, टिश्यू फ्लूइड्स में। और ये मेनली इफेक्टिव होती है अगेंस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन, मतलब जो कि भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं, जो भी पैथोजन है, जो उनके अंदर जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल होता है, ये मेनली उन पे अटैक करती है। और ये मीडिएटेड होती है, मतलब ये जो कंट्रोल कर होती है वो बी लिम्फोसाइट के थ्रू कंट्रोल होती है। और ये एंटीबॉडी जो कि जिनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं, उनको प्रोड्यूस करती है। सेल इन्वॉल्व इन ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी में ऐसी कौन सी सेल है जो इन्वॉल्व होती है? सबसे पहले जो है प्राइमरी इसमें इन्वॉल्व होती है बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और बी लिम्फोसाइट जो है वो ओरिजिनेट होती है बोन मैरो में, और ये मैच्योर भी बोन मैरो में ही होती है। बस बर्ड्स में ये ब्रूसा फेरिसियस में मैच्योर होती है। ये बात हमने पहले की हुई है। दूसरा हम लोग बात करते हैं हेल्पर टी सेल की। हेल्पर टी सेल जो कि प्रोवाइड करती है एक्टिवेशन सिग्नल को, मतलब ये सिग्नल पास करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है जब भी एंटीजन बॉडी में आता है। तीसरा हम लोग बात करते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एपीसी सेल की। इसमें सबसे इसमें 3 मेन सेल होती है। पहली होती है मैक्रोफेजेस, दूसरी डेंड्रिटिक सेल, और तीसरी होती है बी सेल। ये तीनों सेल सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है जब भी एंटीजन को हायर बी लिम्फोसाइट के आगे प्रेजेंट करने में ये हेल्प करती है। और इन्हीं के थ्रू जब ये प्रेजेंट करती है उसके बाद ही बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। फिर हम लोग बात करते हैं एंटीजन की। एंटीजन होता क्या है? An antigen is any substance capable of inducing an immune response and reacting with antibodies. एंटीजन जो कि हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो भी फॉरेन पार्टिकल है उसमें प्रेजेंट होता है, और इसमें इसकी एबिलिटी होती है कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स को खराब कर सकता है। इसीलिए हम ये जो भी फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं उनके पास एंटीजन होता है, और जो भी एक ऑर्गेनिज्म जो कि वर्टिब्रेट्स होते हैं, उनकी बॉडी में जो भी एंटीबॉडीज बनती हैं
वो इसके अगेंस्ट काम करती है। तो वही एंटीजन जब आता है किसी की भी बॉडी में, किसी भी वर्टिब्रेट्स की बॉडी में, तो वो उसके इम्यून रिस्पॉन्स को डिस्टर्ब कर देता है और यही एंटीबॉडी हेल्प करती है, उसके अगेंस्ट लड़ती है और उसके इम्यून सिस्टम को बनाए रखती है। इसका एग्जांपल है प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड्स, बैक्टीरिया टॉक्सिन्स और वायरल प्रोटीन्स। आगे बात करते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी के मैकेनिज्म क्या है, मतलब ये कैसे काम करती है। सबसे पहले ये एंटीजन रिकॉग्नाइजेशन में हेल्प करती है। सबसे पहले एंटीजन रिकॉग्नाइज करती है, जैसे ही एंटीजन बॉडी में आता है, जो एपीसी सेल है, जो मैंने आपको बताया, मैक्रोफेज है, डेंड्रिटिकल सेल और बी सेल जो है, वो एंटीजन को प्रेजेंट करती है आगे की सेल पे। तो सबसे पहले वो एंटीजन को इंगल्फ करेगी और एंटीजन के अगेंस्ट फाइट करेगी, और जब अगर वो एंटीजन काफी स्ट्रांग होता है तो वो उससे हार जाती है। बट हारने के बाद भी वो अपने पावर्स नहीं छोड़ती है। वो हारने के बाद भी उस एंटीजन के कुछ पार्ट को अपनी बॉडी पे लेके उसको आगे हायर सेल पे जाती है और उन पे शो करती है और प्रेज़ेंट करती है इसको एमएचसी क्लास 2 मॉलिक्यूल के आगे। और यही एमएचसी क्लास 2 मॉलिक्यूल हेल्पर टी सेल को रिकॉग्नाइज़ करवाते हैं और एंटीजन एमएचसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करवाते हैं। दूसरा है एक्टिवेशन ऑफ हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उस एंटीजन के कुछ पार्ट को प्रेज़ेंट करता है, तो हेल्पर टी सेल एक्टिवेट हो जाती है और ये रिलीज़ करती है साइटोकाइन्स, जो कि इंटरल्यूकिन्स होते हैं। और ये साइटोकाइन्स जो है वो एक्टिवेट करती है बी सेल को। दूसरा जो है तीसरा जो है वो बी सेल एक्टिवेट होती है। बी सेल एक्टिवेट होती है तो बी सेल जो है वो बाइंड करती है एंटीजन के साथ यूजिंग सरफेस इम्यूनोग्लोबिन रिसेप्टर विद द हेल्प ऑफ टी सेल। मतलब जो बी सेल है वो इम्यूनोग्लोबिन रिसेप्टर की मदद से एंटीजन पे अटैच होती है, बाइंड करती है और ये टी सेल की हेल्प से और क्लोनल सिलेक्शन करती है। फोर्थ जो है वो क्लोनल एक्सपेंशन डिफरेंशिएशन है। जो बी सेल है वो जब एक्टिवेट होती है तो वो 2 सेल प्रोड्यूस करती है। पहली होती है प्लाज्मा सेल, जो फर्दर प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज। दूसरी होती है मेमोरी बी सेल। मेमोरी बी सेल का क्या काम होता है कि जब यही एंटीजन या यही पैथोजन दोबारा अटैक करता है उस वर्टिब्रेट्स की बॉडी को, तो ये जो मेमोरी बी सेल है, ये सबसे पहले जाके रिकॉग्नाइज़ करती है कि ये जो एंटीजन आया है, ये नया एंटीजन है या कोई पुराना एंटीजन है। अगर वो पुराना एंटीजन है, तो हमारे पास पहले से ही पता होता है कि हाँ, इस एंटीजन पे हम ऐसे अटैक कर सकते हैं, तो ये मर जाएगा। तो सबसे पहले मेमोरी बी सेल ही जाती है उसके पास और रिकॉग्नाइज़ करती है कि ये न्यू है या ओल्ड वन है। अगर वो न्यू होता है, तो उसके अगेंस्ट न्यू एंटीबॉडीज़ बनती है, बट अगर वो ओल्ड एंटीजन है, तो उसके अगेंस्ट वही एंटीबॉडी काम करेगी और उनको पता होता है कहाँ पे उसका मॉलिक्यूल है, कहाँ पे उसको अटैक करके वो तुरंत मर जाएगा और वही उसको मार देती है। इसमें फर्दर एंटीबॉडीज़ का कोई रोल नहीं होता है और बी सेल वगैरह इतना कुछ मेजर काम नहीं करती है। आगे हम लोग बात करते हैं एंटीबॉडीज़ की। एंटीजन के बारे में तो हमने जान लिया वो क्या होता है। एंटीबॉडीज़ के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। एंटीबॉडीज़ यानी इम्यूनोग्लोबुलिन्स। एंटीबॉडीज़ आर ग्लाइकोप्रोटीन। ये ग्लाइकोप्रोटीन होती है जो कि प्रोड्यूस होती है प्लाज्मा सेल में। तो बताया प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज़ को। और इसका स्ट्रक्चर जो है ये वाई शेप मॉलिक्यूल होता है जिनके पास 2 हेवी और 2 लाइट चेन होती है। जिसमें एक होता है वेरिएबल रीजन जो कि बाइंड करता है एंटीजन से। दूसरा होता है कांस्टेंट रीजन जो कि डिटरमाइन करता है एंटीबॉडी की क्लास को कि कौन सी एंटीबॉडी जाके अटैक कर रही है। तो ये स्ट्रक्चर है जिसमें वाई शेप स्ट्रक्चर है। इसमें जो ये रीजन है ये वेरिएबल रीजन है, दोनों साइड में प्रेजेंट होता है और यहाँ पे जो है यहाँ पे एंटीजन बाइंड होता है इस साइड और इस साइड। जैसे हम किसी के अगर दोनों हाथ पकड़ ले तो वो कैसे अटैक करे, वो नहीं कर सकता। वैसे ही इन दोनों साइड पे एंटीजन बाइंड होता है और इसकी वजह से वो अटैक नहीं कर पाता। और ये है कांस्टेंट रीजन, ये यहाँ पे और यहाँ पे कांस्टेंट रीजन है। इस वाले रीजन को हम लाइट चेन बोलते हैं और जो नीचे वाला रीजन है ये हेवी चेन होता है जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच होता है। यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड भी प्रेजेंट होती है। इस डायग्राम में शो नहीं है बट मेनली प्रेजेंट होती है। ये सबसे कॉमन फैक्टर है। आगे हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन्स की। इम्यूनोग्लोबिन्स होते तो हैं बट इनकी काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले आता है आईजीजी। आईजीजी जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है एक वर्टिब्रेट्स की बॉडी में। ये आता है थ्रू प्लेसेंटा क्रॉस करके और ये प्रोवाइड करता है लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन। मैमल्स में तो ये आईजीजी बर्थ से ही प्रेजेंट होता है और ये मदर से आता है प्लेसेंटा के थ्रू। और बाकी
आगे बात करते हैं आईजीए की। आईजीए जो कि फाउंड होता है सलाइवा में, टीयर्स में, कोलोस्ट्रॉम में, मिल्क में और प्रोटेक्ट करता है म्यूकोज़ल सरफेस को। मतलब जैसे कि जब भी हमारी आँख में कुछ चले जाते हैं तो इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाती है, वो उसके अगेंस्ट फाइट करती है। बट अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है और हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट नहीं कर पाती, इस तो जाके हमको बाहर से वैक्सीन्स या मेडिसिन लेनी होती है। वरना काफ़ी सारी इतनी सारी बीमारियाँ, इतनी सारी माइक्रो ऑर्गेनिज़्म जो हमको चलते-फिरते हमको डैमेज कर जाए, हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज कर जाते हैं। पर हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमारी बॉडी इज़िली उनसे हार नहीं मानती है। पर कुछ-कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो उनके अगेंस्ट जाके इम्यून सिस्टम को वीक कर देती है और उसी के कारण हम थोड़े बीमार पड़ जाते हैं। बट कोई बात नहीं, साइंस इतनी आगे है कि वो वैक्सीन्स बने हुए हैं उसके अगेंस्ट कि आर्टिफिशियल जब एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में जाएगी, तो वो उसके अगेंस्ट फाइट कर लेंगे। तीसरा हम लोग बात करते हैं आईजीएम की। आईजीएम जो कि फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस है, ये सबसे पहले एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई है और ये इंडिकेट करती है कि इन्फेक्शन हो गया है बॉडी में। यही सबसे पहले प्रोड्यूस होती है और यही इंडिकेट करती है कि बॉडी में इन्फेक्शन हुआ है। आईजीई ये एलर्जिक रिएक्शन देती है जब भी हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल जैसे किसी को पीनट से एलर्जी होती है, तो जब भी अगर वो बाय चांस पीनट खा ले तो उनके बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन शो होते हैं। तो सबसे पहले आईजीई ही उसके अगेंस्ट जाके क्योंकि वो कहीं न कहीं उनको वो एलर्जिक है पीनट के बट उन्होंने बाय मिस्टेक उसको खा लिया है तो उनका इम्यून सिस्टम कुछ तो रिस्पॉन्स करेगा। तो वो बताता है कि आप इससे एलर्जिक हैं, उनके बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन होते हैं। तो उसको इसके अगेंस्ट अगर बॉडी एंटीबॉडीज़ बना पाती है तो वो बच जाते हैं और अगर नहीं बना पाती तो उनको बाहर से वैक्सीन्स वगैरह लेने पड़ते हैं। उनकी कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल हो जाती है। फिफ्थ हम लोग बात करते हैं आईजीडी की। आईजीडी जो है वो प्रेज़ेंट होता है बी सेल सरफेस पे और ये रेगुलेटरी रोल में प्ले करता है। एंटीबॉडीज़ के फंक्शंस क्या होते हैं? एंटीबॉडीज़ न्यूट्रलाइज़ेशन ऑफ टॉक्सिन या वायरस मतलब ये टॉक्सिन या वायरसेस को न्यूट्रलाइज़ उनको मारने में हेल्प करता है। दूसरा जो ये ऑप्सोनाइज़ेशन में हेल्प करते हैं, एनहांस करते हैं फैगोसाइटोसिस। तीसरा ये एग्लूटिनेशन में हेल्प करते हैं, क्लंपिंग ऑफ पैथोजन में हेल्प करता है। क्लंपिंग ऑफ पैथोजन मतलब पैथोजन को इकट्ठा नहीं होने देता क्योंकि अगर पैथोजन इकट्ठा हो गए तो उनकी एक अपनी आर्मी बन जाएगी। तो उनसे फाइट करने में हमें प्रॉब्लम आएगी। हमारे इम्यून सिस्टम को प्रॉब्लम आएगी, तो वो क्लंपिंग नहीं होने देता है पैथोजन की। फोर्थ हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन की। फिफ्थ बात करते हैं एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी की, जिसको हम एडीसीसी भी बोलते हैं। ये सब एंटीबॉडीज के फंक्शंस होते हैं। इम्यूनोग्लोबिन जो भी हमने 5 टाइप की एंटीबॉडीज़ पढ़ी यानी इम्यूनोग्लोबिन्स वो आती कहाँ से है और उनका क्या काम है? तो सबसे पहले आईजीए है, ये म्यूकोसल एरिया से आती है और ये हेल्प करती है म्यूकोसल डिफेंस में। सेकंड जो है वो आईजीजी है, जो कि प्लेसेंटा और ब्लड से होके बेबी पे आती है और ये लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी में हेल्प करती है। थर्ड जो है वो आईजीएम है, जो कि ब्लड और लिम्फ से आता है और ये सबसे पहले अर्ली रिस्पॉन्स करते हैं। मैंने बताया ना एलर्जिक रिस्पॉन्स करते हैं, तो वही जब भी खाना हमारी बॉडी में जाता है उसके बाद वो ब्लड में तो घुलता ही है ना, इतना तो हमको पता ही है। तो जब वो ब्लड में घुलता है, तो सबसे पहले आईजी अगर वो थोड़ा भी कुछ लगा कि ये कोई फॉरेन पार्टिकल है, तो आईजीएम जाती है और उसके अगेंस्ट फाइट करती है और एलर्जिक रिस्पॉन्स शो करती है, हमारे बॉडी को बताती है कि बॉडी में कुछ तो गया है, जिससे हमें एलर्जी हो रही है। फोर्थ हम लोग बात करते हैं आईजीडी की। आईजीडी जो है वो बी सेल मेम्ब्रेन में प्रोड्यूस होता है और ये हेल्प करते हैं बी सेल एक्टिवेशन में। आईजीई जो है ये प्रोड्यूस होता है मास्ट सेल में और ये भी फंक्शन करता है एलर्जिक रिएक्शन में। आगे हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के कितने टाइप्स हैं? सबसे पहले इसमें आता है एक्टिव ह्यूमरल इम्यूनिटी। एक्टिव ह्यूमरल इम्यूनिटी मतलब एंटीबॉडी प्रोड्यूस बाय द बॉडी मतलब जो भी एंटीबॉडीज बॉडी प्रोड्यूस करती है वो इस एक्टिव ह्यूमरल इम्यूनिटी में आती है। इसमें नेचुरल इन्फेक्शन होता है या फिर आर्टिफिशियल वैक्सीनेशन होती है बट ये लॉन्ग लास्टिंग होती है। जैसे कभी भी हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल आते हैं तो हमको बुखार हो जाता है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेज हो जाता है। तो बुखार आना कोई बुरी बात नहीं है। ये तो हमारी बॉडी किसी छोटे से मतलब किसी भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट लड़ रही है। इसलिए हमारी बॉडी हीट अप होती है ताकि वो जो फॉरेन पार्टिकल आया हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली वो डिले हो जाए, उसकी डेथ हो जाए। तो ये कुछ-कुछ सिम्पटम्स हैं जो कि कोई
ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा सीरियस बात है। ये हमारी बॉडी उस फॉरेन पार्टिकल, उस पैथोजन के अगेंस्ट फाइट करती है। और या फिर अगर नहीं हो पाता है तो फिर अगर जैसे बुखार 3-4 दिन तक नहीं अगर वो नहीं रुक रहा है, तो हम बाहर से मेडिसिन्स वग़ैरह लेते हैं। वैसे ही काफ़ी सारे ऐसे डिज़ीज़ हैं जिसके अगेंस्ट में वैक्सीन है। जैसे पोलियो है, पोलियो के लिए बच्चों को वैक्सीन दी जाती है ताकि वो प्रोटेक्टेड है और ये लॉन्ग लास्टिंग इम्यून रिस्पॉन्स देती है। दूसरा बात करते हैं पैसिव ह्यूमरल इम्यूनिटी। पैसिव ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होती है? ये रेडीमेड एंटीबॉडीज ट्रांसफर एंड दे आर शॉर्ट लिव्ड। मतलब एंटीबॉडी बाहर ही बनी हुई है और ये ट्रांसफर है। वैक्सीनेशन में तो क्या होता है इंजेक्शन लगा देते हैं और मतलब आर्टिफिशियल एंटीजन देते हैं और जो एंटीबॉडी है वो बॉडी ही बनाती है। बट पैसिव में क्या होता है कि एंटीबॉडी बाहर से बनी हुई है और वो ट्रांसफर होती है बॉडी में और ये शॉर्ट लिव्ड होती है जैसे कि मैटरनल एंटीबॉडी। मतलब जो भी एंटीबॉडी मदर से बेबी में जा रही है, वो शॉर्ट लिव्ड होती है बट वो स्ट्रॉन्ग होती है। दूसरा है एंटीसीरम इंजेक्शन, ये भी वैसे ह्यूमरल इम्यूनिटी में आता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है ह्यूमरल इम्यूनिटी का मतलब इसकी इम्पोर्टेंट क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस यही है कि ये प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट बैक्टीरिया एंड टॉक्सिन के अगेंस्ट और ये बेसिस ऑफ वैक्सीनेशन है मतलब वैक्सीनेशन की बेस है ये और ये प्रोवाइड करता है इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी क्योंकि इसमें मेमोरी सेल इन्वॉल्व होती है। फ्लो चार्ट है जो कि बता रहा है ह्यूमरल इम्यूनिटी इन वर्टिब्रेट्स। इसमें सबसे पहले एंटीजन आया, एंटीजन रिकॉग्नाइज हुआ। पहले भी ये चीज़ें मैंने बताई हैं, बट इसमें थोड़ा ग्राफिकल थोड़ा फ़ोटोज़ है जो कि हमारी मेमोरी में हेल्प करता है, हमें थोड़ा ज़्यादा देर रिकॉग्नाइज़ होने में। तो सबसे पहले एंटीजन आया, तो एंटीजन बाइंडिंग टू बी सेल रिसेप्टर, एंटीजन बाइंड हो गया ये बी सेल रिसेप्टर में। दूसरा जो है बी सेल एक्टिवेट हुई, बी सेल एक्टिवेट हुई तो मेमोरी सेल भी एक्टिवेट हुई और ये बी सेल ने मेमोरी सेल बना दी। एंटीबॉडी प्रोडक्शन हुआ, लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी दी। थर्ड जो है वो प्लाज़्मा सेल रिलीज़ हुई, प्लाज़्मा सेल ने रिलीज़ किया एंटीबॉडीज़ को। और यही एंटीबॉडीज बाइंड हुई एंटीजन के साथ। 4 जो है वो एंटीजन यूटिलाइजेशन हुआ, इन्फेक्शन को ब्लॉक किया, ऑप्सोनाइजेशन हुई और उस एंटीजन को वीक किया। 5th जो है वो पैथोजन एलिमिनेशन मतलब फैगोसाइटोसिस हुई माइक्रोफेजेस के थ्रू और जो वो एंटीजन है उसको खा लिया। फैगोसाइटोसिस का मीनिंग तो मैंने आपको बताया है एनगल्फ करना। 5th जो है 6th जो है वो पैथोजन एलिमिनेशन है। जब वो एनगल्फ कर दिया तो पैथोजन बचा ही नहीं है और वो चले गया। ये हेल्प करता है इम्यूनिटी एंड प्रोटेक्शन में। सेकंड हम लोग बात करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी की सीएमआई की। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती क्या है? ये मेनली टी सेल लिम्फोसाइट इसको कंट्रोल करता है। ये इम्यून रिस्पॉन्स मीडिएटेड बाय टी लिम्फोसाइट एंड डज नॉट इन्वॉल्व एंटीबॉडी। इसमें कोई एंटीबॉडीज इन्वॉल्व नहीं होती है। इसमें सिर्फ सेल्स इन्वॉल्व होती है जिसके बारे में हम आगे बताएंगे। इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट इंटरसेलुलर पैथोजन एंड एब्नॉर्मल बॉडी सेल। मतलब ये जो कि बॉडी के अंदर ही कभी कभी पैथोजन बन जाते हैं या बॉडी में जो भी एब्नॉर्मल सेल बन जाते हैं ये उनके अगेंस्ट फाइट करती है। सेल इन्वॉल्व इन सेल मीडिएट मतलब कौन कौन सी सेल है जो कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में हेल्प करती है। सबसे पहले टी लिम्फोसाइट है। टी लिम्फोसाइट में भी सबसे पहले आता है हेल्पर टी सेल। हेल्प दूसरा जो है वो है साइटोटॉक्सिक टी सेल। थर्ड जो है वो रेगुलेटरी टी सेल है और फोर्थ जो है मेमोरी टी सेल। और उसके बाद आते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एपीसी। इनमें दो सेल होते हैं मेन जो कि मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ टी सेल एंड ये फंक्शन। कौन से टाइप के टी सेल होते हैं और क्या क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहले आता है हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल क्या करता है? ये रिकॉग्नाइज करते हैं एंटीजन को और ये उसको ले जाता है एमएचसी 2 कॉम्प्लेक्स के पास। दूसरा जो है ये रिलीज करता है साइटोकाइन्स और ये एक्टिवेट करता है बी सेल को। बी सेल के पास सिग्नल भेजेगा तभी तो बी सेल एंटीबॉडीज बनाएगी और उसके बाद ये साइटोटॉक्सिक टी सेल को भी एक्टिवेट करता है और ये मैक्रोफेजेस को भी सिग्नल भेजता है कि हमारी बॉडी में कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया है, आप आइए और उसको इंगल्फ कीजिए। दूसरा हम बात करते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल की। साइटोटॉक्सिक जो टी सेल है वो रिकग्नाइज करती है एंटीजन को और ये जो एंटीजन को भेजती है एमएससी 1 के पास। जो हेल्पर टी सेल है वो तो एमएससी 2 के पास भेज रही थी, ये एमएससी 1 के पास भेजती है। ये किल करती है इन्फेक्शन को या कोई भी एब्नॉर्मल सेल्स को। ये कोशिश करती है कि यही किल कर दे। हाँ, अगर वो सेल का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो हमारी बॉडी अलग-अलग इम्यून रिस्पॉन्स के साथ उससे डील करती है। इसमें जो तीसरा जो पॉइंट है साइटोटॉक्सिक टी सेल का वो है रिलीज़ पैराफिन और ग्रेन्जाइम। ये अलग-अलग एंजाइम्स रिलीज़ करती है जो कि उस
सेल को जो कि एब्नॉर्मल सेल है, इन्फेक्टेड सेल उसको किल करने में हेल्प करे। थर्ड हम लोग बात करते हैं रेगुलेटरी टी सेल। रेगुलेटरी टी सेल जो कि सप्रेस करती है इम्यून रिस्पॉन्स को। मतलब कभी-कभी होता है कि हमारी बॉडी किसी भी मतलब जब भी कोई पैथोजन आता है हमारी बॉडी रिस्पॉन्स तो कर देती है, पर उसके बाद उस रिस्पॉन्स को कम कैसे होता है, ये रेगुलेटरी टी सेल जो है वो उसी को सप्रेस करने में हेल्प करती है। ये प्रिवेंट करती है ऑटो इम्यूनिटी मतलब ताकि हमारी बॉडी कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारी बॉडी अपनी सेल को नहीं रिकॉग्नाइज़ कर पाती है, तो ये उसी को प्रिवेंट करता है ऑटो इम्यूनिटी मतलब बॉडी के अंदर की ही मतलब जो सेल है इम्यूनिटी है वो अपनी सेल से ना लड़े ये उसमें हेल्प करती है। 4th हम लोग बात करते हैं मेमोरी टी सेल की। मेमोरी टी सेल लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी देती है, बताया मैंने आपको। और ये फास्ट सेकेंडरी में सबसे पहले यही जाती है, सबसे फास्टर होती है जब दोबारा वो एंटीजन अटैक करता है। आगे हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का मैकेनिज्म क्या है, ये होती कैसे है? सबसे पहले एंटीजन प्रेजेंटेशन। एंटीजन को प्रेजेंट किया जाता है ऑन एमएचसी 1 पे। एमएचसी 1 पे एंटीजन को प्रेजेंट किया जाता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के थ्रू। उसके बाद क्या होता है एक्टिवेशन ऑफ हेल्पर टी सेल। हेल्पर टी सेल का एक्टिवेशन होता है और वो भी एंटीजन को MHC2 के पास जाके उसको रिकॉग्नाइज करवाती है और ये MHC2 एंटीजन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है और ये रिलीज करती है साइटोकाइंस। तीसरा जो है वो एक्टिवेशन साइटोटॉक्सिक सेल। साइटोटॉक्सिक सेल कोई भी जो भी बॉडी में टॉक्सिक सेल्स प्रोड्यूस हो रही है उसको एंगल्फ करने में हेल्प करता है, तो ये उसका एक्टिवेशन करती है और ये जो साइटोटॉक्सिक सेल है ये अंडरगो करती है क्लोनल एक्सपेंशन। फोर्थ बात करते हैं टारगेट सेल किलिंग की, मतलब पर्टिकुलर उस सेल को ही टारगेट करके उसी को ही किल करना। तो जो साइटोटॉक्सिक टी सेल है वो टारगेट करती है सेल को बाय पेरिफेरल ग्रेनिजाइम पाथवे और एपोप्टोसिस इंडक्शन। क्योंकि इस यूनिट में आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है इसलिए ये आप बेसिक है कि आपको नाम तो एटलीस्ट पता होने चाहिए इसके। आगे बात करते हैं फंक्शन ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का फंक्शन क्या है? पहली बात तो ये डिफेंस में हेल्प करती है, इतना तो हमको अभी तक पता चल गया। दूसरा ये हेल्प करती है एलिमिनेशन ऑफ कैंसर सेल, मतलब जो भी जैसे साइटोटॉक्सिक सेल प्रोड्यूस होती है ना, तो जब भी हमारी बॉडी में एब्नॉर्मल सेल एक्टिविटी होती है, सेल अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं, तो जो कि साइटोटॉक्सिक जो सेल है, वो जो भी एब्नॉर्मल सेल है उनको जाके एनगल्फ करती है। तो ये जो कैंसर सेल का एलिमिनेशन करने में भी हेल्प करती है, मतलब कैंसर ना हो ये उसमें हेल्प करती है। बट कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारी बॉडी नहीं कर पाती, नहीं फाइट कर पाती उसके अगेंस्ट साइटोटॉक्सिक सेल को एब्नॉर्मलिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि साइटोटॉक्सिक जो सेल है वो उसके अगेंस्ट नहीं फाइट कर पाते। इसकी वजह से कैंसर होता है। बट अगर कैंसर हमको बहुत जल्दी फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज में ही पता चल जाए, तो हम उसका इज़िली उसको रिकॉग्नाइज़ करके उसका इज़िली इलाज कर सकते हैं। बट कुछ कभी-कभी बहुत लेट हो जाता है, इसीलिए वो 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 डेथ कॉज़ करती है। थर्ड बात करते हैं रिजेक्शन ऑफ ट्रांसप्लांटेड और ऑर्गन्स, मतलब जो ह्यूमंस में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है ये उसके रिजेक्शन में भी हेल्प करती है कि कौन से ऑर्गन को कर लेना है कौन से नहीं, क्योंकि हम हर ऑर्गन को नहीं ले सकते। जो ऑर्गन हमारी बॉडी को ही फिट लगे वही हम ले सकते हैं, इसलिए उनमें पर्टिकुलर सेल होती है, उनमें रिकॉग्नाइज करने का तरीका होता है कि कैसे कौन सा ऑर्गन है जो कि एक ह्यूमन को सही बैठेगा। फोर्थ बात करते हैं डिफेंस अगेंस्ट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया जो कि है माइक्रोबैक्टीरिया, एग्जांपल है माइक्रोबैक्टीरियम। मतलब ये डिफेंस करता है, प्रोटेक्ट करता है हमें इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया से और ये कंट्रोल करता है फंगल और प्रोटोजोआ इन्फेक्शन से। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्सेज। कौन से सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्सेज होते हैं? सबसे पहले होता है डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, डीटीएच। इट्स सीन इन टीबी टेस्ट, मतलब ये एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है, इसी की वजह से हमें पता चलता है कि हमें डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी है, जिसको हम मेंटोक्स टेस्ट भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, इसको हम टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं। इसमें जो कि सेल मीडिएटेड बट नॉट एंटीबॉडी मीडिएटेड, ये सेल मीडिएटेड होती है, एंटीबॉडी मीडिएटेड नहीं होती, मतलब इसमें ह्यूमरल इम्यूनिटी नहीं इन्वॉल्व होती है, इसमें सिर्फ अडेप्टिव इम्यूनिटी इन्वॉल्व होती है। मेनली इन्वॉल्व टी लिम्फोसाइट्स जो कि CD4 सेल होते हैं,
और टी हेल्पर टी सेल होते हैं इसमें इन्वॉल्व, और मैक्रोफेजेस भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। रिएक्शन मतलब जो भी फॉरेन पार्टिकल आया है बॉडी में, उसका रिएक्शन 24 टू 74 आवर्स में शो हो जाते हैं। आगे इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं। डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी जो भी रिस्पॉन्स सेल मीडिएटेड शो करती है। इसके मैकेनिज्म की बात करें तो एंटीजन का जब एक्सपोजर होता है तो वो लीड करता है सेंसेशन ऑफ टी सेल ऑन री एक्सपोजर। मतलब जब जब पहली बार उसका एक्सपोजर होता है तब तो सारी सेल इन्वॉल्व होती है। जब उसका दूसरी बार एक्सपोज़र होता है, तो जो टी सेल है उसमें सेंसेशन होती है, हेल्पर टी सेल एक्टिवेट होती है और वो एक्टिवेट करती है साइटोकाइन्स, और फिर मैक्रोफेज को सिग्नल्स जाते हैं, वो भी एक्टिवेट होता है और वो एनगल्फ करते हैं, और लोकल इन्फ्लेमेशन होती है और टिश्यू डैमेज होता है इसकी वजह से। सेकंड हम लोग बात करते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन की। ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होता है? वो एक इम्यून रिस्पॉन्स है जो कि अगेंस्ट ट्रांसप्लांटेड टिश्यू, मतलब जो भी हम टिश्यू या ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं उसके अगेंस्ट जो भी इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसको हम ग्राफ्ट रिजेक्शन बोलते हैं। ये भी मेनली कंट्रोल होता है टी सेल के थ्रू। इसमें सबसे पहले इसके भी 3 टाइप है। इसका पहला टाइप है एक्यूट रिजेक्शन, टी सेल मीडिएटेड, ये टी सेल के थ्रू कंट्रोल होता है। दूसरा जो कि है टी सेल रिकॉग्नाइज ग्राफ्ट एंटीजन एज फॉरेन, मतलब टी सेल रिकॉग्नाइज करती है ग्राफ्ट एंटीजन को और बताती है कि वो जो एंटीजन है वो फॉरेन है। थर्ड जो कि है साइटोकाइन रिलीज विच कॉज इन्फ्लेमेशन। साइटोकाइन रिलीज होती है वो इन्फ्लेमेशन कॉज करती है और वो अल्टीमेटली ग्राफ डैमेज में हेल्प करती है। सो जो जो कि ग्राफ रिजेक्शन है वो एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है। थर्ड है ट्यूमर इम्यूनिटी। ट्यूमर इम्यूनिटी यानी इम्यून सिस्टम एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड डिस्ट्रॉय ट्यूमर सेल। जो भी एबनॉर्मल बॉडी में सेल बन गए हैं, अगर वो क्लम्स में बहुत ज्यादा कॉलोनी में वो बहुत ज्यादा एब्नॉर्मलिटी शो कर रहे हैं तो हम उनको ट्यूमर सेल बोलते हैं। और ये मेनली जो कि रिकॉग्नाइज करती है, ये मेनली 3 टाइप के सेल इनको रिकॉग्नाइज करती है, जो कि साइटोटॉक्सिक टी सेल होती है, एनके सेल होती है और एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस होते हैं। ट्यूमर एंटीजन जो है वो ट्रिगर करता है टी सेल को, और रिस्पॉन्स और टी सेल जो है, मतलब जब वो ट्रिगर करेगा टी सेल को तो वो रिस्पॉन्स शो करेगी हेल्पिंग किलिंग ऑफ कैंसर सेल। और ये सब परफॉर्म होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के थ्रू। हमने अभी तक जाना ह्यूमेरा और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में। हमने इनके बारे में जान तो लिया, बट इतनी सब इंफॉर्मेशन की वजह से थोड़ा-थोड़ा बेसिक चीज़ अब हम आपको बताएँगे। ये टेबल है जिसमें डिफरेंशिएशन है, उनके फीचर के अकॉर्डिंग ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या काम करती है और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। मतलब ये टेबल थोड़ी बहुत आपको हेल्प करेगा अच्छे से रिकॉग्नाइज़ करने में, ताकि आप एक बार अच्छे से समझने के बाद जो डिटेल में मैंने आपको पहले बताया, वो अच्छे से समझ सकें। इसमें सबसे पहले ह्यूमरल इम्यूनिटी में जो मेन सेल है वो होती है बी लिम्फोसाइट, और सेल मीडिएट में जो मेन सेल होती है वो टी लिम्फोसाइट होती है। ह्यूमरल इम्यूनिटी में एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, फॉर्म होती है। सेल मीडिएट में एंटीबॉडी एब्सेंट होती है। ह्यूमरल इम्यूनिटी में जो टारगेट मेनली किया जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन को, मतलब जो भी बाहर के आए हुए पैथोजेंस को मेनली टारगेट किया जाता है। सेल मीडिएट में टारगेट किया जाता है इंट्रा सेलुलर पैथोजन, वो पैथोजन जो बॉडी के अंदर फॉर्म हो गए हैं या फिर वो सेल जो बॉडी के अंदर एब्नॉर्मलिटी शो कर रही है। ह्यूमरल इम्यूनिटी में भी मेमोरी शो करी जाती है, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी मेमोरी शो करती है। ह्यूमरल इम्यूनिटी ट्रांसफर हो जाती है सीरम के थ्रू, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी ट्रांसफर नहीं हो पाती है किसी भी चीज़ के थ्रू। आगे बात करते हैं कोऑर्डिनेशन बिटवीन ह्यूमरल एंड सेल में, मतलब कैसे ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कोऑर्डिनेट करती है। तो हमें इतना तो पता चल गया कि हेल्पर टी सेल दोनों से लिंक होती है, क्योंकि हेल्पर टी सेल जैसे ही एक्टिवेट होती है वो टी लिम्फोसाइट को भी सिग्नल भेजती है और बी लिम्फोसाइट को भी सिग्नल भेजती है। दूसरा जो है वो साइटोकाइन सेल होती है। साइटोकाइन सेल दोनों बी सेल के और टी सेल के दोनों के रिस्पॉन्स को रेगुलेट करती है, और ये दोनों मिलके सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे बेस्ट प्रोटेक्शन देते हैं एक वर्टिब्रेट्स के बॉडी को। ये है फ्लो चार्ट जो कि बताता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इन वर्टिब्रेट्स। इसमें एंटीजन रिकॉग्निशन होता है, इंफेक्टेड सेल और आती है,
उसके बाद ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आती है, उसके अगेंस्ट फाइट करती है और फिर उसको अपनी बॉडी पे लेके आगे जाती है और ये फर्दर सिग्नल भेजती है और टी सेल एक्टिवेशन होता है जिसमें CD8 प्लस साइटोटॉक्सिक सेल एक्टिवेटेड होती है और ये सिग्नलिंग करती है, रिलीज करती है साइटोकाइन। उसके बाद टी सेल प्रोलिफरेशन होता है मतलब टी सेल मल्टीप्लाई होती है, रैपिड डिवीजन होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल का। उसके बाद माइग्रेशन टू इन्फेक्टिव साइट मतलब जो भी ये टी सेल इतनी मतलब क्योंकि इन्फेक्शन भी एक थोड़ी ना होगा, वो भी बहुत सारा होगा। वो जो भी फॉरेन पार्टिकल है वो एक नहीं होगा, वो मिलियंस में होगा, काफ़ी सारे नंबर्स में होगा। वैसे ही टी सेल भी काफ़ी ज़्यादा मिलियंस में बनती है। उसके अगेंस्ट वो उस साइट पे जाती है जहाँ पे वो फॉरेन पार्टिकल आया है। वहाँ पे जाके उसके अगेंस्ट फाइट करती है। टी सेल मूव ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाती है वो अलग-अलग जिस भी टिश्यू पे जहाँ पे भी वो आया है, उसके अगेंस्ट फाइट करती है, उसको डिस्ट्रॉय करती है, उसको एनगल्फ करती है और एपोप्टोसिस के थ्रू उसको डिस्ट्रॉय करती है और एलिमिनेशन इन्फेक्टेड सेल मतलब जो भी वो सेल है उसको एलिमिनेट कर देती है साइटोटॉक्सिक हेल्प के थ्रू क्योंकि वो सेल अगर एलिमिनेट नहीं होगी तो वो हमारी बॉडी में या वर्टिब्रेट्स की बॉडी में प्रॉब्लम करेगी इसलिए उसको कम्प्लीटली एलिमिनेट ही कर दिया जाता है। पार्ट 2 का जो सेकंड टॉपिक है यानी इस यूनिट का फोर्थ टॉपिक वो है डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी इन वर्टिब्रेट्स। छोटा-सा टॉपिक है, इसको इसीलिए इसी में इंक्लूड कर दिया है। तो हम इसमें जानेंगे कि क्या-क्या डेवलपमेंट हुई इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी में वर्टिब्रेट्स के अंदर। So immunological memory is one of the most important characteristic of adaptive immune system। इतना तो हमको पता चल गया जो मेमोरी सेल है इसमें भी मेमोरी की ही बात हो रही है वो मेमोरी सेल की ही बात ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि अगर मेमोरी सेल नहीं होगी तो हमको नहीं पता चलेगा हमारी बॉडी बार बार उस एक ही अगर वो एंटीजन दोबारा दूसरी बार तीसरी बार आया उसके अगेंस्ट ही फाइट करती रह जाएगी तो जो बाकी जो दूसरे एंटीजन है जो पहली बार आ रहे हैं उनके अगेंस्ट कौन ध्यान देगा इसलिए हमारा वर्टिब्रेट्स का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि हमारे पास मेमोरी सेल्स होते हैं और ये अडेप्टिव इम्यून सिस्टम इन वर्टिब्रेट्स इट रिफर टू द एबिलिटी टू ऑफ द इम्यून सिस्टम टू रिमेम्बर अ प्रिविलेजली एनकाउंटर एंटीजन बताया मैंने आपको कि जो ये एबिलिटी होती है इम्यून सिस्टम की कि जो भी एंटीजन पहली बार आ चुका है और वही एंटीजन अगर दूसरी बार आए उसको रिकॉग्नाइज करने की उसको एनकाउंटर करने की उसको रिकॉग्नाइज करके वहीं पे उसको एनगल्फ करके उसको वहीं पे मार डालने की to respond more rapidly, strongly and specifically ताकि उसके अगेंस्ट जल्द से जल्द स्ट्रांगली और स्पेसिफिकली रिस्पॉन्ड कर सके हमारी बॉडी एक्सपोजर टू द सेम एंटीजन। This property forms the biological basis of vaccination and provide long-term protection against infectious diseases. Immunological memory is the capacity of the immune system to retain information about a specific antigen after initial exposure and amount can enhance secondary immune response when the same antigen is encountered again। मतलब इम्यूनोलॉजी के मेमोरी की यही तो खास बातें है कि उसके पास कैपेसिटी होती है और वो हेल्प करती है इम्यून सिस्टम को टू रिटेन इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन उसके पास पहले से ही होती है कि अच्छा ये एंटीजन पहले पहले भी आ चुका है अच्छा इसके इस साइड पे हम अगर अटैक करेंगे तो ये जल्द से जल्द हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं इस इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी की यही खासियत बात होती है और कि उसके पास इंफॉर्मेशन रहती है तो वो जल्द से जल्द उस एंटीजन के अगेंस्ट एनकाउंटर शुरू कर देती है। इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो जो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी का जो कॉन्सेप्ट है वो इमर्ज हुआ है अर्ली ऑब्जर्वेशन दैट सर्वाइव ऑफ इन्फेक्टिव डिजीज ऑब्जर्वेशन के थ्रू सर्वाइवल जो कि जैसे इन्फेक्टिव डिजीज से जो भी सर्वाइवल हमारी बॉडी कर लेती है उसको ऑब्जर्व करने के बाद इसका कॉन्सेप्ट आया है। एडवर्ड जेनर ने इसी को ध्यान रखते हुए वैक्सीन बनाई अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स प्रोवाइडेड प्रैक्टिकल एविडेंस ऑफ इम्यून मेमोरी और प्रैक्टिकल एविडेंस भी दिया इम्यून मेमोरी का कि हमारी बॉडी के पास मेमोरी इंफॉर्मेशन रहती है और बर्नेट ने क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी प्रोवाइड की जो कि है सेलुलर बेसिस ऑफ इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। आगे बात करते हैं फीचर ऑफ इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी क्या-क्या फीचर है इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी की। सबसे पहले ये स्पेसिफिसिटी देती है। मेमोरी सेल जो है वो एंटीजन स्पेसिफिक होती है। लॉन्गेटिविटी देती है मतलब जो भी वो ऑर्गेनिज्म है, जो भी वो वर्टिब्रेट है, उसको लॉन्ग टर्म लाइफ स्पैन देती है क्योंकि एक बार वो एंटीजन आया वो दोबारा आया, दोबारा आते ही उसको सेल हमारी जाएगी, वहाँ पे जाके उसके अगेंस्ट फाइट करेगी
और उसको वहीं पे उसका एनकाउंटर करके उसको वहीं पे एनगल्फ करके एलिमिनेट कर देगी। तो हमारी बॉडी बार-बार उसके लिए काम नहीं करेगी, नए नए एंटीजन पे काम करेगी, तो इसलिए वो हमें लॉन्ग लाइफ स्पैन भी देता है, फास्टर रिस्पॉन्स करता है ये इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी और ये ग्रेटर मैग्नीट्यूड मतलब हायर एंटीबॉडी लेवल मतलब एंटीबॉडी तो कहीं पे भी कैसे भी बन जाती है और एंटीजन के अगेंस्ट। तो ये सबसे ज़्यादा उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करता है और ये स्ट्रॉन्गर सेलुलर रिस्पॉन्स भी शो करता है। आगे बात करते हैं सेल इन्वॉल्व इन इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। कौन-सी सेल है जो इन्वॉल्व होती है इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी? इसमें इन्वॉल्व होती है मेमोरी बी सेल, मेमोरी टी सेल। मेमोरी टी सेल में भी 2 सेल आते हैं, मेमोरी हेल्पर टी सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल और लॉन्ग लिव्ड प्लाज्मा सेल जो कि बी सेल ही प्रोड्यूस करती है। हम लोग बात करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब इम्यून रिस्पॉन्स तो होता ही है, बॉडी हमारी करती ही है, पर उसमें प्राइमरी यानी जो सबसे पहला होता है और सेकेंडरी जो दोबारा होता है। तो जब सबसे पहले एंटीजन जब एक्सपोजर होता है, जब भी हमारी बॉडी में आता है, जो भी फॉरेन पार्टिकल जब भी पहली बार हमारी बॉडी में आता है, तो उस टाइम जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसको हम प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। ये स्लो इम्यून रिस्पॉन्स होता है और इसमें लो एंटीबॉडी कंसनट्रेशन होता है। इसमें मेनली आईजीएम जो एंटीबॉडी है वो जाके अटैक करती है और एलर्जिक रिएक्शन शो करती है और इसमें मेमोरी सेल जनरेट होते हैं, इसी टाइम ही मेमोरी सेल जनरेट होती है। सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है कि जब वो एंटीजन दोबारा री एक्सपोजर होता है तो ये जो इम्यून रिस्पॉन्स है तब जाके उस पर काम करते हैं। ये रैपिड होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है और इसमें एंटीबॉडी की कंसनट्रेशन काफ़ी हाई बनती है। इसमें मेनली आईजीजी, आईजीए, आईजीई डिपेंडिंग ऑन द एंटीजन उस पर जाके अटैक करती है और ये बेसिस ऑफ इम्यूनोलॉजी मेमोरी इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी में भी हेल्प करता है। आगे बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। जो जो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी है वो उसका डेवलपमेंट इन्वॉल्व करता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग दी प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब काफ़ी सारे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, काफ़ी सारे इवेंट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं जो कि प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के टाइम पे होते हैं। एंटीजन रिकॉग्निशन एंड लिम्फोसाइट एक्टिवेशन। कैसे एंटीजन रिकॉग्नाइज होता है, कैसे लिम्फोसाइट एक्टिवेट होती है। सबसे पहले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड मेन रोल प्ले करती है। इसमें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जैसे कि मैक्रोफेजेस और डेंड्रिटिकल सेल्स जाके अटैक करते हैं उस एंटीजन पे, उसको एंगल्फ करते हैं और उसको प्रोसीड करते हैं एमएससी मॉलिक्यूल्स पे, जिसमें एमएससी जो 2 मॉलिक्यूल है वो एक्टिवेट करती है हेल्पर टी सेल को और एमएससी 1 मॉलिक्यूल एक्टिवेट करती है साइटोटॉक्सिक टी सेल को। आगे बात करते हैं क्लोनल सिलेक्शन एंड एक्सपेंशन। क्लोनल सिलेक्शन एक्सपेंशन होता क्या है? ईच लिम्फोसाइट हैज़ अ यूनिक एंटीजन रिसेप्टर। जो भी हमने दो लिम्फोसाइट की बात करी, बी और टी लिम्फोसाइट, उन दोनों के अपना अपना यूनिक एंटीजन रिसेप्टर होता है। एंटीजन बाइंड टू स्पेसिफिक लिम्फोसाइट, एंटीजन बाइंड करते हैं स्पेसिफिक लिम्फोसाइट के साथ। तो सिलेक्टेड जो क्लोन्स है वो अंडरगो करते हैं रैपिड प्रोलिफरेशन। मतलब जो भी एंटीजन उस पर बाइंड किया है तो वो सिलेक्टेड जो क्लोन से सिलेक्टेड सेल है वो अंडरगो करते हैं रैपिड पॉलीफ्रेशन यानी रैपिड डिवीजन और यही फॉर्म करता है बेसिस ऑफ मेमोरी सेल जनरेशन। मतलब इसी के कारण मेमोरी सेल जनरेशन होता है। देखिए डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी बी सेल, मतलब मेमोरी बी सेल जो है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। जो एक्टिवेशन ऑफ बी सेल होता है सबसे पहले, जिसमें जो बी सेल है वो बाइंड करती है एंटीजन से थ्रू इम्यूनोग्लोबिन रिसेप्टर। इम्यूनोग्लोबिन रिसेप्टर के थ्रू जो बी सेल है एंटीजन पे बाइंड करती है और इसको हेल्प मिलती है CD4 हेल्पर टी सेल से और ये अंडरगो करती है क्लोनल एक्सपेंशन। दूसरा जो है वो जर्मिनल सेंटर रिएक्शन होता है जो कि अकर होता है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में यानी लिम्फ नोड या फिर स्प्लीन में। तीसरा जो है वो है सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन जो कि इंक्रीज करते हैं एंटीबॉडी की एफिनिटी को। फोर्थ जो है वो है एफिनिटी मैचुरेशन। ये हेल्प करते हैं हाई एफिनिटी ऑफ बी सेल। बी सेल की जो एफिनिटी है किसी भी फॉरेन पार्टिकल पे बाइंड करने की उसको बढ़ा देता है। फिफ्थ है क्लास स्विचिंग, मतलब पर्टिकुलर एंटीजन पे पर्टिकुलर एंटीबॉडी जाके अटैक करती है। तो ये हेल्प क्लास स्विच होती है कि आईजीएम जो कि क्लास जो सबसे पहले जाके अटैक होती है एंटीबॉडी, ये एलर्जिक रिएक्शन शो करती है, फिर जाके सिग्नल भेजती है कि अच्छा कौन सी एंटीबॉडी जाके कौन से एंटीजन पे बाइंड होके उस पैथोजन को एलिमिनेट करेगी। आगे बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी बी से। मेमोरी बी से फॉर्मेट
बनती कैसे। तो जो एक्टिवेशन होता है बी सेल का वो डिफ्रेंशिएट करता है एक तो प्लाज्मा सेल में और एक मेमोरी बी सेल में। तो प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज़ बनाती है, ये तो हमको पता है। तो जो दूसरी सेल होती है मेमोरी बी सेल, वही होती है वो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी सेल, जो कि लॉन्ग लिव्ड में हेल्प करती है, सर्कुलेशन करती है थ्रू ब्लड और लिम्फ के थ्रू, और रैपिडली रिस्पॉन्स करती है दोबारा री एक्सपोजर ऑफ एंटीजन में। मतलब ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आगे हम लोग बात करते हैं रोल ऑफ लॉन्ग लिव प्लाज्मा सेल। जो भी प्लाज्मा सेल हमारी बॉडी में रहती है उनकी लॉन्ग लाइफ का क्या रोल है। ये पहली बात तो बोन मैरो में प्रेजेंट होती है और ये कंटिन्यूसली सिक्रीट करती है लो लेवल ऑफ एंटीबॉडीज़। मतलब जो प्लाज्मा सेल हमारी बॉडी में होती है ये कंटिन्यूसली एंटीबॉडीज सिक्रीट करती है, लो लेवल पे करती है, ताकि जो भी हम इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारे सराउंडिंग में, कोई ना कोई तो हमारे इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता ही होगा। बट हमारे इम्यून सिस्टम यानी वर्टिब्रेट्स के इम्यून सिस्टम बना ही इस प्रकार से है कि जो एंटीबॉडीज लो लेवल पे सिक्रेट करती है वो पहले ही उनको डिस्ट्रॉय करके, उनको इनक्लेव करके, उनका एनकाउंटर करके उनको एलिमिनेट कर देती है। तो उसका रिस्पॉन्स हमें नहीं पता चलता है, और ये मेंटेन करती है बेस लाइन इम्यूनिटी को, और ये कंट्रीब्यूट करती है लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन। डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी टी सेल। मेमोरी जो टी सेल है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो सबसे पहले जो टी सेल है वो एक्टिवेट हुए, तो एंटीजन जब आया तो वो उसको एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ले गई एमएससी मॉलिक्यूल के पास, और वो सिग्नल उसने भेजा टी सेल को, और टी सेल एक्टिवेट हुए, साइटोकाइन सेल एक्टिवेट हुए और उनका डिफ्रेंशिएशन हुआ। दूसरा है डिफ्रेंशिएशन इनटू मेमोरी टी सेल। तो एक्टिवेशन ऑफ टी सेल जो है वो रिजल्ट होता है इफेक्टर टी सेल और मेमोरी टी सेल बनाता है। जो इफेक्टर टी सेल है वो एलिमिनेट करती है एंटीजन को, और जो मेमोरी टी सेल है वो फर्दर सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करती है परसिस्टेंट आफ्टर इन्फेक्शन के होने के बाद वो दोबारा बनती है, ताकि जब दोबारा री एक्सपोजर हो इन्फेक्शन का तो वो उसके अगेंस्ट जाके सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स शो करे। टाइप्स ऑफ मेमोरी टी सेल। कौन कौन सी टाइप की मेमोरी टी सेल होती है, जिसमें सबसे पहले आते हैं सेंट्रल मेमोरी टी सेल TCM, जो कि लिम्फोइड ऑर्गन में प्रेजेंट होता है, और ये हाईली प्रोलिफरेटिव कैपेसिटी होती है। मतलब ये हाईली डिवाइड होती है। जब भी कोई भी एंटीजन आता है और इनको पता होता है कि इनको जाके उनके अगेंस्ट फाइट करना है, तो ये अपना नंबर बहुत ज़्यादा रैपिडली ये उसको डिवाइड कर लेती है। दूसरा जो है वो इफेक्टिव मेमोरी टी सेल TEM, जो कि सर्कुलेट होती है पेरिफेरल टिश्यू में, और ये रैपिड इफेक्टिव फंक्शन में हेल्प करती है। तीसरा जो है वो है टिश्यू रेसिस्टेंट मेमोरी टी सेल TRM, ये टिश्यू में ही प्रेजेंट होती है और ये लोकल इम्यूनिटी में हेल्प करती है। अब हम आगे बात करते हैं फेलियर ऑफ इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। मतलब कभी कभी ऐसे चांसेस होते हैं कि जो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी है ये फेल हो जाती है। इससे क्या कारण होता है, इससे होता क्या है मेनली, जो इम्यूनो डिफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, इससे एजिंग हो सकती है, यानी इम्यूनो सेंसेस होता है इससे, क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाता है इससे, और लीड करता है रिड्यूस वैक्सीन एफिशिएंसी को। मतलब जो भी अगर किसी ने वैक्सीन अगर बॉडी में ली है तो ये उसको भी रिड्यूस कर देता है उसके इफेक्ट को। आगे बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। जो इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी इसको ये मेंटेन कैसे हो पाती है, तो इसके 3 फैक्टर है। सबसे पहले साइटोकाइन। जो साइटोकाइन सेल है वो इस इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। दूसरा जो है वो होम्योस्टेसिस पॉलिफरेशन है। जो होम्योस्टेसिस पॉलिफरेशन इसको मेंटेन करने में हेल्प करती है। तीसरा जो है सर्वाइवल सिग्नल फ्रॉम स्ट्रोमस सेल। जो स्ट्रोमस सेल है वो सर्वाइवल सिग्नल प्रोवाइड करती है और वो ही इसको मेंटेन करती है इस इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी को। अगर हम रोल की बात करें इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी की वैक्सीनेशन में, तो वैक्सीनेशन इंट्रोड्यूस करते हैं एंटीजन सेफली। वैक्सीन जो है वो एंटीजन को इंट्रोड्यूस करते हैं सेफली। मैंने आपको बताया वैक्सीन हमारे बॉडी में जाती है तो एक तरह से एंटीजन ही होती है, और वो हमारी बॉडी को दी जाती है, और उसके बाद हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट बनाती है एंटीबॉडी। ये एक्टिव वैक्सीनेशन, एक्टिव एडेप्टिव इम्यूनिटी में आता है, और ये इंड्यूस करती है मेमोरी बी और टी सेल को। मतलब ये एक्टिवेट करती है मेमोरी बी और टी सेल को। बूस्टर डोज होती है जो कि मेमोरी इन्हेंस में हेल्प करती है, और ये प्रोवाइड करती है इम्यूनिटी को। आगे बात करते हैं, अगर हम इस इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी की सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस की बात करें, तो लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देती है, रैपिड क्लियरेंस ऑफ पैथोजन, मतलब बहुत जल्दी पैथोजन का क्लियर उसको एलिमिनेट कर देती है। ये डिजीज़ सेवेरिटी को रिड्यूस करती है, मतलब डिजीज़ होने के जो भी चांस होते हैं उसको रिड्यूस कर देती है। और ये फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, मतलब ये नींव रखती है जितने भी मॉडर्न इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहे हैं उनके। और अगर हम
डिफरेंस की बात करें, प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स की, जो कि फीचर के अकॉर्डिंग उनके डिफरेंस की बात करें, ताकि आपको इजीली रिकॉग्नाइज हो और आपको जो डिटेल में मैंने आपको बताया वो आप समझ सकें। तो जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है वो स्लो होता है और सेकेंडरी जो है वो रैपिड होता है इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स की जो एंटीबॉडी लेवल लो होती है उसमें, सेकेंडरी में यही एंटीबॉडी लेवल हाई हो जाता है। प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में जो डोमिनेंट एंटीबॉडी होती है वो IgM होती है, बट सेकेंडरी में यही IgG या फिर दूसरी एंटीबॉडी एंटीजन पर डिपेंड करती है। सेकेंडरी प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स में जो मेमोरी सेल बनते हैं, पर सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में वही मेमोरी सेल जो प्राइमरी रिस्पॉन्स में बने हुए रहते हैं वही एक्टिवेट होते हैं। चार्ट है जो कि हमें बताता है डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी चार्ट के थ्रू, जो कि आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि आपने पहले क्या पढ़ा। तो इसमें सबसे पहले प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है जब एंटीजन बॉडी में आता है, तो सबसे पहले मैक्रोफेजेस जाती है उनके अगेंस्ट फाइट करती है, और मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जाती है उनके अगेंस्ट फाइट करती है और सिग्नल सेंड करती है फर्दर सेल को। और बी और टी सेल एक्टिवेट होते हैं, क्लोनल सिलेक्शन होता है, बी सेल पॉलिफरेट करती है, अपना नंबर बढ़ाती है रैपिडली और प्लाज्मा सेल फॉर्म करती है, और मेमोरी बी सेल भी फॉर्म करती है, और आगे जाके यही इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी में हेल्प करते हैं, जो कि मेमोरी बी और टी सेल बॉडी में ही रहती है। और इसके बाद जाके सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स शो होता है, जब भी वही एंटीजन री एक्सपोजर करते हैं तो यही मेमोरी बी और टी सेल जाके उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं और उसको एलिमिनेट कर देते हैं, और उसको एलिमिनेट करके उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये फास्ट एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करती है और टी सेल एक्टिवेशन होता है, और ये लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। थैंक यू।